हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आगे हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं और हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। सेकंड चैप्टर के हमने 2 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। आज की वीडियो जो है वो हमारा थर्ड पार्ट है, यानी कि थर्ड पार्ट के बारे में आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। थर्ड पार्ट है हमारा शैशवावस्था के मुख्य संक्रामक रोग। तो यहाँ पर हम शैशवावस्था के मुख्य संक्रामक रोगों के बारे में समझेंगे। शैशवावस्था जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था होती है, तो उसमें कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं, तो आज हम यहाँ पर इस चीज़ को समझने वाले हैं। तो वो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। यहाँ पर मेरी वीडियो में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, तो आप वो भी बताइए मुझे, जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ, आप सभी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम सेकंड चैप्टर के पार्ट थर्ड यानी कि थर्ड टॉपिक के बारे में यहाँ पर समझने वाले हैं। लास्ट 2 वीडियो में हमने 2 पार्ट यानी कि फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पार्ट था हमारा संक्रामक रोग से संबंधित और सेकंड पार्ट था हमारा रोग प्रतिरक्षा से संबंधित। आज हमारा थर्ड टॉपिक है शैशवावस्था के मुख्य संक्रामक रोग। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। उससे पहले हम एक बार आपको मैं बता देती हूँ शैशवावस्था के बारे में। हालांकि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको ये बात बता दी है शैशवावस्था किसे कहते हैं, फिर भी यहाँ पर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी कहा जाता है। जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें इंद्रिय प्रणालियाँ कार्य करने लगती हैं, शिशु रेंगना, चलना और बोलना सीख जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, शैशवावस्था कहते हैं। अब देखिए, शैशवावस्था यानी कि 3 साल तक, और वैसे कभी कभी इसको 5 साल तक भी माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो 5 साल तक का बच्चे के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, कौन कौन से संक्रामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं उसके अंदर, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे भी। कुछ रोग ऐसे हैं, कुछ डिसीज़ेज़ ऐसी हैं जो बच्चों में होती ही होती हैं, जैसे खसरा हो गया, हैजा, चेचक, पोलियो, अतिसार यानी कि डायरिया। तो ये कुछ ऐसे रोग हैं जो बच्चों में होते ही होते हैं। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि वो रोग किसी भी बच्चे में कैसा हो जाता है, या बच्चे कैसे उसका शिकार हो जाते हैं, उसके उद्भवन अवधि कितनी होती है, फैलने का कारण क्या होता है, वो रोग कैसे फैला है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, संपर्क के द्वारा, या कीट के काटने से। चारों में से हमें मतलब कोई सा भी पता लगाना है। उसके बाद उसकी जो है लक्षण क्या होते हैं, उसके बाद उसके बचाव और उपाय हमें क्या करने चाहिए। तो यहाँ पर हम इन सब के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर शैशवावस्था के मुख्य संक्रामक रोग दे रखे हैं। तो यहाँ पर कुछ 8 रोग दे रखे हैं जो बच्चों में हो जाते हैं। जैसे पहला है तपेदिक या क्षय रोग। तपेदिक को इंग्लिश में कहा जाता है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद सेकंड है खसरा यानी कि मिसल्स। थर्ड है रोहिणी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिप्थीरिया। चौथा है संक्रामक रोग काली खांसी यानी कि वूफिंग कफ। 5th है टिटनेस यानी कि टिटेनस। 6 है पोलियो यानी कि इंग्लिश में पोलियो ही बोलते हैं इसको, या आप पोलियो के बारे में जानते भी होंगे। 7th है हैजा यानी कि कॉलेरा। और 8th है हमारा अतिसार यानी कि दस्त लगना, जिसे हम बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में, इंग्लिश में कहा जाता है इसको डायरिया। तो यहाँ पर कुछ 8 रोग दे रखे हैं जो शैशवावस्था में बच्चों को हो जाते हैं, यानी कि जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को ये रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम आगे एक एक करके इनको डिटेल से समझेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं तपेदिक के बारे में, कि तपेदिक रोग होता क्या है, कैसे फैलता है, फैलने का कारण क्या है इसका, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी उद्भवन अवधि कितनी होती है, बचाव के उपाय क्या हैं। तो हम सभी रोगों के बारे में इस तरीके से ही पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट रोग आप समझ लेते हैं। शैशवावस्था में होने वाला पहला संक्रामक रोग है तपेदिक यानी कि क्षय रोग। देखिए, तपेदिक को इंग्लिश में टीबी कहते हैं और ये एक भयंकर खतरनाक रोग है। ये जिस कारण से फैलता है वो एक जीवाणु है, उस जीवाणु का नाम है ट्यूबरकिल बैसिलस। ट्यूबरकिल बैसिलस एक जीवाणु का नाम है, यानी कि एक बैक्टीरिया का नाम है, जिस कारण से तपेदिक रोग फैलता है। इसकी खोज 1882 में रॉबर्ट कॉक नामक एक व्यक्ति ने की थी। उन्होंने तपेदिक से जो रोगी व्यक्ति थे, तपेदिक से हुए हुए रोगी जो व्यक्ति थे, उनके बलगम में इस रोग को पाया, यानी कि इस रोग के जीवाणु को पाया, और इस जीवाणु को देखकर बताया कि इस कारण से ये क्या हो गया है, तपेदिक रोग हो गया है। यानी कि तपेदिक रोग का जो जीवाणु है वो है ट्यूबरकिल बैसिलस।
टीबी यानी कि तपेदिक को कैप्टन ऑफ डेथ भी कहा जाता है, यानी कि मृत्यु का कप्तान भी कहा जाता है इसको। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैप्टन ऑफ डेथ किस रोग को कहा जाता है, तो कैप्टन ऑफ डेथ कहा जाता है तपेदिक यानी कि टीबी को। इस संक्रामक रोग के कई सारे रूप होते हैं। ह्यूमन बॉडी में ये अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित करती है, जैसे फेफड़ों को, अस्थियों को, आंतों को, ग्रंथियों में। तो इसके अलग अलग, इसको मतलब अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे अगर फेफड़ों को प्रभावित करेगी तो फेफड़ों की तपेदिक कहलाएगी, आंतों को प्रभावित करेगी तो आंतों की तपेदिक हो गई। इसी प्रकार से अस्थियों को प्रभावित करेगी तो अस्थियों की तपेदिक हो गई। मतलब जिस पार्ट को प्रभावित करेगी तो ये उस चीज़ की तपेदिक कहलाती है। सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है फेफड़ों की तपेदिक, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा ये तपेदिक रोग होता है तो फेफड़ों में, क्योंकि बलगम के द्वारा फैलता है। एक वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है, ये बलगम के द्वारा फैलता है, यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करता है। और फेफड़ों की जो तपेदिक हो जाती है उसको कहा जाता है पल्मोनरी टीबी। तो ये इसके अलग अलग रूप होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में जाकर अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। अब जान लेते हैं कि इसकी उद्भवन काल या उद्भवन अवधि कितनी होती है, यानी कि ये शरीर में कैसे पहुंचता है और कब तक रहता है। तो इस रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर धीरे धीरे बढ़ते हैं, अपना प्रभाव जमाते हैं और रोग के काफ़ी बढ़ जाने पर भी इसका पता चलता है। यानी कि पहले ये सांस के द्वारा धीरे धीरे बॉडी में जाएंगे इसके जीवाणु, फिर वहाँ पर बैठ जाएंगे, मतलब उसके बाद जो है धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ते हैं और तब जाके लंबे समय के बाद इसके बारे में पता चलता है कि अरे ये टीबी हो चुका है किसी भी मनुष्य को, किसी भी इंसान को, तो तब जाकर इसका पता चलता है। अगर इसके लक्षण देखें, अगर किसी व्यक्ति को तपेदिक रोग हो गया है तो क्या लक्षण होंगे, देखिए हल्का ज्वर आएगा यानी कि बुखार आएगा। अंग जो होंगे यानी कि बॉडी के पार्ट्स होंगे वो शिथिल हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। हल्की हल्की खांसी रहती है और जो रोगी का वेट है, जो भी व्यक्ति इससे प्रभावित हो चुका है उसका जो वज़न है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। भूख भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। मानसिक या कोई भी शारीरिक काम कर रहे हैं यानी कि फिजिकल और मेंटल वर्क कर रहे हैं तो उसमें एकदम से थकान होने लगती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स किसी भी इंसान में दिखने लगें तो समझ जाना चाहिए कि इसको टीबी रोग हो गया है या फिर होने वाला है। उसके बाद अगर बचाव के उपाय करें कि अगर हम पहचान सकते हैं रोगी को कि अरे इसको इस लक्षण के द्वारा अगर पहचान लें कि इसको ये रोग हो गया है तो हम खुद ही बचाव के उपाय कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो शिशु को BCG का टीका लगवाना चाहिए। तपेदिक रोग में जो टीका या जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसका नाम है BCG। BCG की फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन। तो इसका आप टीका लगाना चाहिए इसका। तो बच्चों को आप लगवाएं इसका टीका। उसके बाद अगर किसी को टीबी हो गया है तो वो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए, नहीं तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी ये रोग हो सकता है। इसके अलावा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनसे कंसल्ट लेना चाहिए और खुली हवा में टहलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और हमेशा की तरह जैसे हम डॉक्टर्स बोलते हैं या कहा जाता है कि अच्छा और संतुलित खाना खाना चाहिए। वातावरण की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, आसपास सफाई होनी चाहिए। सीलन वाले स्थान पर रोगी व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये रोग सीलन वाली जगहों पर ज़्यादा पनपता है। बाकी ये बचाव के उपाय थे। आप अगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो किसी भी रोगी को टीबी होने से बचाया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं टीबी के बारे में। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब पहला संक्रामक रोग हमने टीबी पढ़ लिया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा खसरा, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिसल्स। खसरा क्या होती हैं, मिसल्स क्या होती हैं, चलिए देख लेते हैं। अब खसरा यानी कि मिसल्स भी छोटे बच्चों में होने वाला एक रोग है, संक्रामक रोग है ये। जो जीवाणु के द्वारा फैलता है उस जीवाणु का नाम है रूबियोला वायरस। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जितने भी संक्रामक रोग होते हैं वो किसी न किसी जीवाणु द्वारा ही फैलते हैं। जब कोई भी जीवाणु, किसी भी रोग का जीवाणु हमारी बॉडी में जाता है तभी जाकर हमें क्या होता है, कोई रोग होता है। तो रोग होने से पहले उसका जीवाणु हमारे शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है। जैसे तपेदिक का रोग हो जाएगा तो उससे पहले ट्यूबरकिल नामक जो जीवाणु है, ट्यूबरकिल बैसिलस, वो हमारी बॉडी में जाएगा। उसके बाद हमें क्या हो जाएगा, तपेदिक रोग होगा। उसी प्रकार से अगर खसरा होगी किसी को तो उससे पहले उसका जीवाणु शरीर में प्रवेश करेगा और वो जीवाणु है रूबियोला वायरस। तो प्रत्येक संक्रामक रोग जिस कारण से होता है उसके पीछे उसका जीवाणु होता है। खसरा नामक रोग की जो उद्भवन अवधि होती है वो होती है 10 से 12 दिन तक।
इस रोग के जीवाणु जब हमारी बॉडी में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो लक्षण, बचाव, सब चीज़ हमारी 10 से 12 दिन के अंदर अंदर सब चीज़ हो जाती है। तो ये 10 से 12 दिन तक जो है हमारी बॉडी में ये इस रोग के जीवाणु रहते हैं। लक्षण देख लेते हैं। अगर लक्षण की बात करें कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं खसरे में, तो देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, पूरी बॉडी में दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। ये इसकी मेन पहचान है। व्यक्ति को सर्दी यानी कि जाड़ा लगता है, और जाड़ा लगकर ही क्या आता है, बुखार आता है, बेचैनी होने लगती है, उसकी आंखें लाल होने लगती हैं, पानी आने लगता है आंखों में से, छींकें आएंगी। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, इस तरीके से इसके लक्षण हैं ये। और सबसे पहले जो इसके कोई भी रोगी व्यक्ति के अगर बॉडी में दाने निकले हैं, तो सबसे पहले कि जो दाना होता है वो कान के पीछे निकलता है। तो इसकी मेन पहचान है कि अगर कान के पीछे दाना निकला है या 1-2 दाने निकलने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब बच्चे को या बड़े को क्या हो गया है, खसरा यानी कि मिसल्स हो गया है। तो इस तरीके से ये सिम्टम्स रहते हैं। वैसे ये 4 से 5 दिन में ये दाने क्या होने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, और अपने आप ही खुद ही सही भी होने लगते हैं। तो लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना ही पड़ता है रोगी व्यक्ति का। तो ये हमारा क्या हुआ, लक्षण हुए। अब हम उपचार की बात कर लेते हैं, बचाव की बात कर लेते हैं। तो खसरा में हमें क्या करना चाहिए, देखिए यदि अगर आप चाहते हैं कि खसरा बिगड़े नहीं, मतलब दाने ये जो है फुंसी बन के बॉडी पे निशान ना छोड़ जाएं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको खुद ही ठीक होने देना चाहिए। ज़्यादा बस उचित देखभाल से हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा रोगी व्यक्ति की उचित देखभाल तो करनी ही है, साथ ही साथ अशुद्ध वातावरण से बचाना है, अशुद्ध खान पीन से बचाना है उसको, और साथ ही साथ जो है अधिक गर्मी से, अधिक सर्दी से बचाना है। और अगर ये रोग किसी बच्चे को हो गया है, तो खसरा का टीका, इंजेक्शन उपलब्ध है, वो हम बच्चों को लगवाना चाहिए या लगवा सकते हैं। तो ये कुछ अगर उपाय हम घर में ही कर लिए जाएं, तो किसी भी व्यक्ति में खसरा होने की संभावना कम हो जाती है, और या हम खुद ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये तो हुई अब सेकंड हमारा जो टॉपिक था, या सेकंड संक्रामक रोग था खसरा यानी कि मिसल्स, इसके बारे में हमने पढ़ा यहाँ पर। अब आगे तीसरा संक्रामक रोग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को या मेरी वीडियो को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंच सकें। और जिस किसी को भी इस वीडियो की नीड है, या जो नहीं पढ़ सकते हैं, या जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, उनको ये काफ़ी हेल्पफुल रहे उनके लिए, तो आप प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिएगा। बाकी तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, या नेक्स्ट संक्रामक रोग की तरफ चलते हैं, जो है हमारा रोहिणी यानी कि डिप्थीरिया, इंग्लिश में इसको डिप्थीरिया बोलते हैं। तो रोहिणी एक अलग ही रोग है, एक अलग ही संक्रामक रोग है, जिसके बारे में आपने मुश्किल से ही सुना होगा, या हो सकता है सुना भी हो। तो चलिए अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि रोहिणी क्या होता है। देखिए रोहिणी एक भयंकर संक्रामक रोग है। ये संक्रामक रोग वायु के माध्यम से फैलता है, और मुश्किल से ये रोग जो है वो 2 से लेकर 5 साल तक के बच्चों के बीच में होता है। इस रोग या ये रोग जिस जीवाणु के द्वारा फैलता है, उसका नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा ये रोग फैलता है। ये एक संक्रामक और भयानक रोग है, जो 2 से 5 साल तक के बच्चों में होता है। और ये इसकी जो मेन बात है वो ये है कि ये सर्दियों में यानी कि जाड़ों में ये रोग फैलता है किसी भी बच्चे में। तो कोशिश करिए कि अपने बच्चों को सर्दियों में आप बचा कर रखें, 5 साल तक के बच्चों को स्पेशली, क्योंकि ये रोग काफ़ी फैलता है जाड़ों में। इसका जो उद्भवन काल होता है किसी भी बच्चे में या किसी भी बड़े में, वैसे तो ये बच्चों को ही फैलता है, तो ये होता है 2 से 3 दिन तक का होता है, यानी कि 3 दिन तक इस रोग के जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और लक्षण भी दिखाई देने लगेंगे, और हमें उपचार भी इन्हीं 3 दिनों में करना है, नहीं तो फिर इसके बाद जो है स्थिति वो घातक सिद्ध हो जाती है, यानी कि हानिकारक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लक्षण की बात करें तो लक्षण में क्या होने लगता है, देखिए जो जिसको ये रोग हो गया है उसके नाक और गले से ये रोग होता है, यानी कि सबसे पहले नाक में और गले को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे कि कोरोना टाइम में हुआ था, तो ये समझ लीजिए कुछ कुछ कोरोना की तरह ही है। तो सबसे पहले ये जो प्रभावित करेगा ये रोग, तो सबसे पहले ये करेगा गले को और नाक को। उसके बाद ये गले में दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है, घाव होने लगते हैं, और बुखार बहुत तेज़ हो जाता है। बुखार कभी कभी 103 से 106 तक पहुंच जाता है। उसके बाद टॉन्सिल होने शुरू हो जाते हैं, और सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे रोगी व्यक्ति का क्या हो रहा है, दम घुट रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से सिम्टम्स थे रोहिणी जो है नामक रोग के। अब बात कर लेते हैं इसके बचाव की, कि इसके बचाव में हमें क्या करना चाहिए। देखिए
इसके बचाव में सबसे पहले तो हमें ये करना है कि डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन नामक एक इंजेक्शन आता है जो बच्चों को लगवाना है। तो ये अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये इंजेक्शन मिलता है, आप वो लगवाइए। उसके बाद जो रोगी व्यक्ति है उसको सावधानी पूर्वक अलग रख देना चाहिए, बाकी स्वस्थ व्यक्तियों से दूर कर देना चाहिए। साथ ही साथ उसको उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जो है पीने के लिए देना चाहिए। गले को और मुंह को समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए और हो सके तो लिक्विड चीज़ें ज़्यादा उसको पिलाएं जिससे वो पी सके उसको, क्योंकि गले में टॉन्सिल रहते हैं तो दिक्कत आती है खाने में, इसलिए पीने वाली चीज़ें देनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो आप जो शहद होता है उसमें लहसुन का जो रस है उसको मिक्स करके उसका पेस्ट बना के इसका गले पर भी इसका लेप लगाया जा सकता है, तो उससे काफ़ी इससे राहत मिलती है। इसके अलावा अगर रोगी व्यक्ति का तापक्रम जैसे उसका बुखार अगर बढ़ जाता है तो ठंडी पट्टियाँ भी रखनी चाहिए। साथ ही साथ उसको पूर्ण रूप से यानी कि उसको रेस्ट देना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से रोहिणी के बारे में यहाँ पर हमने समझा कि रोहिणी क्या होता है। तो रोहिणी की जो मेन चीज़ है वो है ये जाड़ों में फैलता है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के नाम से फैलेगा। और जो मेन चीज़ होगी वो इसकी ये होगी कि 2 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को ये रोग फैलता है। तो आज हमने 3 संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा। पहला था तपेदिक, दूसरा है खसरा और तीसरा है हमारा ये रोहिणी यानी कि डिप्थीरिया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये तीनों संक्रामक रोग समझ में आए होंगे। बाकी के जितने भी हमारे रोग बचे हैं यानी कि 5 रोग जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिस किसी को भी इसकी नीड है उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे वो अपने बच्चों को संक्रामक रोगों से बचा सकें, उपचार कर सकें समय पर और उनको स्वस्थ रख सकें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।